नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब से काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमले बहुत तेज हो गए हैं। न केवल अमेरिका के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटो के उनके सहयोगी मुल्क भी उन पर अटैक कर रहे हैं, उनकी खामियां बता रहे हैं और एक तरह का दबाव लगातार बाइडेन पर बनता जा रहा है कि वो कुछ करें। इसी दबाव की वजह से शायद उन्होंने ये भी कहा है कि हम शायद अफगानिस्तान में अपनी फौजों को कुछ और दिनों तक रखेंगे। उधर तालिबान ने एक तरह से चेतावनी, धमकी दे दी है कि 31 अगस्त तक आप खाली करो, आप वापस जाओ। तो ऐसी स्थितियों में जो बाइडेन के सामने क्या विकल्प हैं, वो किस तरह से घिरे हुए हैं, इस राजनीतिक झंझावात से वो कैसे निकलेंगे, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान साहब जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है प्रोफेसर मुक्तदर। जी, थैंक यू तो वेरी मच मुकेश साहब, और आपके जी सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब अर्ज़ है। जी सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि बाइडेन साहब की स्थिति कैसी है? हमने लगातार खबरें आ रही कि उनकी रेटिंग गिर गई है, उन जी, पर घरेलू स्तर पर बहुत दबाव है। जो रिपब्लिकन पार्टी है लगातार अटैक कर रही है, मीडिया में भी उनको बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी आलोचना हो रही है। तो बाइडेन इसको कैसे हैंडल कर रहे देखिए, मैं जब इंडिया में बड़ा हो रहा था तो एक ऑथर को हम बहुत पढ़ते थे, जेम्स हेडली चेज़, आपने नाम सुना था। मैं अमेरिका आके देखा कि यहाँ पे वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे इंडिया में, तो उन्होंने किताब लिखी थी टाइगर बाय द टेल। तो अगर आप टाइगर को दुम से पकड़ लेना तो फँस जाओगे आप, उसको छोड़ भी नहीं सकते एंड यू कांट होल्ड ऑन टू इट। तो जो बाइडेन नाउ हैज़ अ टाइगर बाय द टेल, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ, राइट? जो भी करता हूँ वो गलत हो रही है। तो असल में चक्कर ये था कि इन्होंने उस मसले को उतना तवज्जो नहीं दिया जितना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब इन्होंने बयान दिया, जॉर्ज स्टेफनाोपोलिस के साथ एक बहुत ही लंबा उन्होंने स्टेटमेंट किया है सीबीएस न्यूज़ के लिए। और सीबीएस न्यूज़ ने, अफ़वाह ये है कि they tried to present Biden as best as they could। ये नहीं कि उन्होंने अटैक किया बाइडेन की कमजोरियां, तो एडिटिंग में उन्होंने छुपाया। दैट वाज नॉट अ लाइव टीवी। और आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के मसले पे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाइडेन कर रहे हैं, वो सवाल जवाब बिल्कुल ही अवॉइडिंग, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहे, एक या दो ले रहे हैं फिर भाग जा रहे हैं। तो एक है, बाइडेन को स्क्रूटनी से बचा रही है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो जिससे उन्हीं का इमेज और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का इमेज खराब हो रहा है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, जब उनसे कहा कि भई ये जो इमेजेस देख रहे हैं आप, लोग प्लेन से लटक रहे हैं, मतलब लोगों के डेस्परेशन की ये हाल है कि वो प्लेन से लटक के, क्या वो समझे कि अमेरिका तक आ जाएँगे? 25 घंटे वो लटकने, क्या प्लान था? इतना मजबूर हो गए थे वो कि वो गिर के मर गए ना कई लोग। तो ये इमेजेस तो अब तो कई सालों तक ये अमेरिका से जुड़ जाएँगे। तो वो उस पे उन्होंने कहा कि भई ये तो 4-5 दिन पुरानी बात है। जैसे कि अगर 4-5 दिन पुरानी बात है तो इट डज़न्ट मीन कि इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। एक दूसरी, वो फैक्चुअली भी गलत थी, तो मीडिया ने उनको इतना पिटा रही है, तो कल की बात है, आप 5-6 दिन पे कह के इसको डिसमिस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात एक्चुअली मैंने शुरू की और 2 दिन लगे मुझे ये मीडिया में दूसरे लोगों से कहलवाने के लिए, कि ड्यूरिंग द इलेक्शन, आपको याद हो गया, तो जब बाइडेन को और डोनाल्ड ट्रम्प को कॉन्ट्रास्ट कर रहे थे, तो बाइडेन की एम्पैथी वाले शख्स, यानी जब लोगों की तकलीफ वो सुनते थे तो उनका तो दिल मचल जाता था वो। तो ही वाज एबल टू रिलेट, अरे आपका बच्चा जंग में मर गया, मेरा बच्चा भी मर गया, इस तरह से वो रिलेट करने के, तो वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट बता रहे थे कि इनमें इंसानियत है, ट्रम्प में इंसानियत नहीं है। लेकिन वो इंसानियत अब नज़र नहीं आ रही। जब अफ़गानिस्तानियों की परेशानियाँ देख रहे हैं, मुश्किलात से उनकी जो, तो वो मिस्टर एम्पैथी की एम्पैथी नज़र नहीं आ रही। तो पहले तो लोग थोड़े हेज़िटेंट थे, लेकिन अब डेमोक्रेटिक और जो लिबरल मीडिया है, जो इनका ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस है, वो भी इनकी लैक ऑफ एम्पैथी पे ज़िक्र करना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कि जो एंथनी ब्लिंकन है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो हर इंटरव्यू में ये बात बार-बार कह रहे हैं कि हमारे अफ़गानिस्तान में जाने का सिर्फ़ एक मकसद था, वो अल-कायदा को का जवाब देना, और अल-कायदा के ख़त की हमने
कैपेसिटी अमेरिका को हर्ट करने ख़त्म कर दी, बिन लादेन को मार के 10 साल हो गए। तो अब कोई वजह नहीं रही। तो भई 10 साल से क्यों थे आप? तो हम वापिस आ रहे हैं। तो लेकिन जब बाइडेन से पूछा गया कि अल-कायदा ख़त्म हो गई, तो उन्होंने कह दिया हाँ, अल-कायदा तो है ही नहीं। और फिर जब दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह से जब पूछ रहे हैं, तो वो डिनाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने खुद कांग्रेस को जाके टेस्टिफाई किया था कि अल-कायदा तो तकरीबन 15 प्रोविंसेस में अफ़गानिस्तान के, जहाँ पे तालिबान की हुकूमत, वहाँ 15 प्रोविंसेस में अफ़गानिस्तान की मौजूदगी है, प्रेज़ेंस है। तो ये कहना कि अब दूसरी चीज़, अब आईसिस की भी प्रेज़ेंस की ज़िक्र चल रही है, राइट? तो ये जो टेररिस्ट थ्रेट है वो ख़त्म नहीं हुई। तो इस तरह से लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अ बाइडेन के लिए मुश्किल है कि ये डिसीजन से पहले जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स थी, तो अमेरिका की आवाम इन जंगों से तंग आ गई। ये बेमकसद मिशन क्रीप वगैरह, 70% अमेरिकन वेयर अगेंस्ट, मतलब वो चाह रहे थे कि अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लें। लेकिन अब जो पोल्स ले रहे हैं, यानी कल जो एबीसी का पोल वगैरह आया, उससे साफ जाहिर हो रहा कि वैसे तो अमेरिकन चाह रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाए, लेकिन ऐसे नहीं चाह रहे। और दे आर, मतलब बाइडेन की हैंडलिंग ऑफ द इशू, मतलब मेजॉरिटी अमेरिकन्स मुत्तफिक हैं कि इट इज़ अ गुड डिसीजन दैट वी आर लीविंग। लेकिन जिस तरह से हम निकल रहे हैं वहाँ से, बेइज्जती हो रही है, डिसऑनरेबल है। जो फ़ौजी वहाँ पे लड़े हैं वो बहुत अपसेट हैं। आपको पता है कि ना सिर्फ अमरीकी फ़ौजी, बल्कि आपने देखा होगा कि एक बरतानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि उन्होंने बाइडेन को नाम से तनकीद करके कहा, इन्होंने जो झूठे बातें कही हैं अफ़गान फ़ौजों के ताल्लुक से, ही पुट द ब्लेम ऑन देम, ये बिल्कुल गलत है, मैं उनके साथ लड़ा हूँ, उन्होंने कई सैक्रिफाइसेस दिए हैं तालिबान के साथ, कई लिटरली हज़ारों अफ़गान सोल्जर्स मर चुके हैं तालिबान के टेररिस्ट अटैक्स में या उनसे लड़ते हुए। और जो अमेरिकन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स और नेटो के जो फ़ौजी वहाँ पे लड़े हैं, वो पर्सनली किस्से सुना रहे हैं कि हमको बचाए हैं अफ़गानों ने तालिबान से, तेरे हमने पर्सनली मुझे सेव किया, अब मैं उनको नहीं बचा सकता। तो अमेरिका में एक कई ऐसे एक्स मरीन्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही नाराज़ है कि हमने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, और आप वो सैक्रिफाइसेस को इस तरह से मतलब यू आर सैक्रिफाइसिंग आवर सैक्रिफाइसेस कहिए। जी, तो एक किस्म से एक काफ़ी माहौल हो गया है, और वैसे रिपब्लिकन्स को तो मौका ही मिल गया है कि ये कहने कि ये इनकी जो ज़हनी तवाज़ुन है वो बैलेंस में नहीं है, ये काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, ये गवर्नेंस के काबिल नहीं है, और ये अफ़वाहें छोड़ रही हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न ये है, द 25th आर्टिकल, जिससे अगर प्रेसिडेंट आपके मेंटली स्टेबल नहीं है या उनकी फ़िज़िकल सेहत अच्छी नहीं है, तो जी, उनको निकाल दिया जा सकता। लेकिन वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको निकाल दिया तो कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाएँगी, और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो कन्फर्मेशन होगा सेनेट में, जी, उसमें डेमोक्रेट्स के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी, तो वो फँस जी, जाएँगे। तो इट इज़ लाइक जी, यूँ कहिए कि वो कहते हैं ना कि सर्कल्स विद इन सर्कल्स वाले मसाइल पेश हो रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। जी। तो ये बताएँ कि जब ये इतने हालात बन गए हैं, तो क्या बाइडेन की अफ़गान पॉलिसी में कुछ चेंजेस की गुंजाइश बन रही है? क्या लग रहा है कि वो किसी तरह का परिवर्तन कर रहे हैं? अब थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं? हाँ, मिसाल के तौर पे ये वीकेंड वो डेलावेयर आने वाले थे, और वो नहीं आए, मतलब वो कैंप डेविड से वहीं पर से व्हाइट हाउस में जाके ही वाज़ एड्रेसिंग द पॉलिसी डायरेक्टली। और जो इवैक्यूएशंस है, ना सिर्फ अमेरिकन्स को भी कर रहे हैं, अमेरिका देखिए, देयर आर लेयर्स ऑफ पीपल। एक तो अमेरिकन फ़ौजी हैं, फिर अमेरिकन सिटीज़न्स हैं जो फ़ौजी नहीं हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। फिर अफ़गान अमेरिकन्स हैं, यानी वो जो अमेरिकन सिटीज़न्स हैं लेकिन अफ़गान के हैं, जो अपने घर गए हुए हैं किसी वजह से, मौके का फ़ायदा उठा के वो बिज़नेसेस वगैरह शुरू किए। तो ये सारे सिटीज़न्स हैं, इन सबको ही हैज़ टू डिफेंड देम, ब्रिंग देम बैक। ऐसी नौयत ना हो कि वो अफ़गानिस्तान में फँसे रहे, तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। अगर एक भी अगर अमेरिकन वहाँ अटक गया, तो इनकी मतलब इट कैन बी सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीज़ डिफीट। ये इतनी सीरियस यहाँ पे अमेरिका में और वेस्ट में अपने सिटीज़न्स की लाइफ़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अफ़गान जो अमेरिका के साथ काम किए हैं,
وہ تقریباً 18,000 ہے، تو ان کو یہاں لانا ورنہ وہ مر جائیں گے۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو انڈائریکٹلی کام کیا، مطلب آپ نے امریکن فوجوں کے لیے نہیں کام کیے، لیکن امریکہ کی وجہ سے جو این جی اوز آئے خاص طور سے ویمنس رائٹس کے لیے، جو وہاں پہ ویمنس اسکولس، تو آپ افغان خاتون ہیں، آپ کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے امریکن این جی او، یورپین این جی او کے اسٹیبلشڈ لڑکیوں کی اسکول میں آپ پرنسپل بن گئی، آپ پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی لائف از ناؤ انڈر تھریٹ۔ آپ کو پتا نہیں کہ طالبان آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، رائٹ؟ تو اب ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر امریکہ میں جو ریپبلکن کنزرویٹو، وہ نہیں چاہتے کہ 50-60 ہزار اور مسلمان یہاں آ جائے، وہ ریسزم اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹ، اسلاموفوبیا یہاں بھی کافی زندہ ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ریلوکیٹ کہاں کیے۔ تو ابھی تک تو ان کو بھیجا رہے ہیں وہ قطر، اور قطر از میکسڈ آؤٹ، قطر نے جتنا والنٹیئر کیا تھا لے لیا، تو اب ان کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، دوسرے ملکوں پہ پریشر ڈالنا پڑ رہا ہے، کنسیشنز کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ ان کو لیں۔ انٹرسٹنگلی پچھلے 2-3 دن سے ترکی سے کچھ سننے کو نہیں آیا۔ ترکی کچھ مطلب بڑے باتیں ہوئی تھیں کہ ترکی واز گوئنگ ٹو بی مینیجنگ دی ایئرپورٹ، آپ نے سنا ہوگا، لیکن ابھی ترکی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایئرپورٹ، تو امریکن سولجرز نے پوری طرح سے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ تو یہ چینج آئی ہے کہ یہ ایگزیکیوشن میں دے آر پیئنگ گریٹر اٹینشن۔ آئی تھنک کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا کہ امریکن پبلک کتنا ناراض ہوگی اس کے مس ہینڈلنگ سے، اور دین دے آر بیسکلی اسکرامبل۔ ایک اور بات جو میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی اور بار بار کرتے رہا کہ یا تو امریکہ کا یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ بات میں تنزیہ کرتا ہوں، بھائی آپ اس ملک پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں 20 سال سے، آپ میں انٹیلیجنس فیلئر کی آپ بہانہ بنا ہی نہیں سکتے، مطلب یہ ٹوٹلی انکمپیٹنٹ۔ اگر آپ کابل پہ قبضہ کرے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کابل میں کیا ہو رہا ہے، تو یا تو انٹیلیجنس فیلئر ہے یا بائیڈن جھوٹ بول رہے ہیں عوام سے کہ یہ بہت لمبا چلے گا، آسانی سے کولیپس نہیں ہوئی۔ تو یہ بات بعد میں جارج اسٹیفنوپولس نے بائیڈن سے پوچھ لیا صاف اسٹریٹ آن ہز فیس کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے یا آپ، انہوں نے یوز نہیں کیا جھوٹ، مطلب آپ کنفیوز تو نہیں کر دیا امریکنس کو۔ تو بائیڈن نے کہا کہ ایسی کوئی انٹیلیجنس مجھے نہیں ملی کہ فوجی کولیپس ہوں گے یا افغان آرمی سرنڈر کر دے گی۔ اور اسی دن چند منٹ پہلے جو ڈیفنس منسٹر ہے لوئڈ آسٹن، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انٹیلیجنس جو ہمارے سامنے پریزنٹ کی تھی اس کے کئی سیناریوز تھے، اور ایک سیناریو یہ تھا کہ 2-3 دن میں یہ گورنمنٹ کولیپس ہو جائے گی، یعنی اٹ از ناٹ این انٹیلیجنس فیلئر، یہ ایڈمنسٹریٹر نے اس کو باچ کیا ہے لٹرلی، مطلب دے ہیو کمپلیٹلی مس مینیجڈ، اور اس کا کافی اثر ہوگا۔ الائز بھی اپسیٹ ہے۔ اب سوچیں آپ یہ سارا تماشا دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پھر امریکہ ریچ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں کافی رسکی مسئلے پر، ہاؤ ولنگ ول یو بی؟ تو یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ریسکیو آپریشن پر فوکس کر رہے ہیں بائیڈن صاحب، لیکن کیا طالبان کے معاملے میں بھی وہ اگر اس کے وہ جو امید کرتے ہیں اس کے حساب سے نہیں چلتے ہیں تو کیا سختی برتنے کے لیے بھی کوئی ان کی کوئی پلان ہے؟ ابھی جیسے افغانستان کے ایسیٹس جو ہیں وہ انہوں نے فریز کر دیے ہیں، تو وہ جو ایک سمپتی تھی جس کا استعمال طالبان کر سکتے تھے اپنے ملک کے لیے، وہ نہیں کر پائیں گے، تو کچھ اور کیا فوجی آپریشن دوسرے طرح کے ایئر اسٹرائک وغیرہ کچھ اس طرح کا کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے 10-15 بلین ڈالرز تک وہ فریز کر دیے ہیں، اور جو ایڈ بھی جا رہی تھی وہ بھی بنا، اور وی ہیو ٹو سی کہ وہ افغان ایسٹس ہیں یا امریکہ جو ان کو پیسے دینے والا تھا وہ رک گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آلریڈی دیر آر مینی سینکشنز آن افغانستان جو موجود ہے، جو طالبان کے اوپر بھی ہیں، ان کے اوپر ٹریول، مطلب امریکہ ان کا ٹریول روک دے سکتا ہے کہ افغانستان کہیں اور جا ہی سکتے۔ امیجن دوسرے ملک اگر جانے منع کر دیا امریکہ، تو پھر وہ جیسا ایران کے طرح سینکشنز ہے وہ تو افغانستان کے، ایران کے ساتھ تو ایسٹس بھی ہوتے ہیں نا، لوگ آر انڈر ٹیمپٹیشن، لیکن کوئی دوسرے ملک ول ناٹ بی ٹیمپٹیڈ ٹو افغانستان کے لیے وہ امریکہ سے پنگے نہیں لیں گے۔ تو یہ ان کے پاس ٹولز ہیں۔ تو ابھی تک جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے بار بار صاف صاف کہا کہ
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے پچھلے 20 سال میں. 9/11 میں اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. تو اگر افغانستان میں امریکہ کے خلاف کوئی ٹیررسٹ تھریٹ پیدا ہوتی تو ہم امیڈیٹلی ایکشن لیں گے, ملٹری ایکشن بیسیکلی, یا تو ایئر اسٹرائکس کریں گے یا ڈرون اسٹرائکس کریں گے یا سولجرس کو بھیجیں گے لینڈ, جیسے جلال آباد میں بن لادن کو مارا تھا اس طرح وی ول میک آپریشن. یہ بات تو صاف کلیئر ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور کسی ملک کو ڈاؤٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بائیڈن بھی کریں گے, اور اگر کوئی ریپبلکن پریسیڈنٹ آیا تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہو کے رہے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر جب طالبان ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتے ہیں اپنے ہی سٹیزنز کے خلاف, مثال کے طور پہ اگر انہوں مائنورٹیز کو, جو ہندو افغان ہیں یا سکھ افغانس ہیں یا شیعہ ہیں, ان کے اوپر ظلم کرنے لگے, ان کی مسجدیں وغیرہ گردوارے ٹیمپلز اگر توڑنے لگ گئے, تو ایسی صورتحال میں, یا عورتوں کے خلاف جو پروگریس ہوئی ہے اس کو ریورس کرنے لگے, تو ایسی صورتحال میں کیا امریکہ ول اڈاپٹ the same kind of coercive diplomacy جو کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کا کلیئرلی جواب نہیں ملا ہے ابھی تک. یہ بات سی بی ایس نے بائیڈن کو انٹرویو کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا, تو انہوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز کی, انہوں نے مجھ پہ بال پھینک دیا کہ تم کیا کرو گے. تو میں بھی اب ان فیور نہیں ہوں کہ امریکہ واپس جائے جنگ کے لیے. وی کانٹ افورڈ اٹ. ہمارے پاس یہاں پہ کئی مسائل ہیں. امریکہ کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ 50 سال پرانا ہو گیا ہے. وی نیڈ ٹو ری انویسٹ ہیئر. لیکن جو کورسیو ڈپلومیسی کے ٹولز ہیں ہمارے پاس, وہ کورسیو ڈپلومیسی کے ٹولز شوڈ بی یوز ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس. بائیڈن نے کئی بار افغانستان کے مسئلے پر بولتے ہوئے یہ کہا کہ ہیومن رائٹس آر سینٹرل ٹو آور فارن پالیسی. تو یہ کر کے دکھائیں کہ ہیومن رائٹس اگر آپ کے سینٹرل ہیں تو افغانستان کو بیسیکلی باکس کر دیں, ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے مدد نہ لینے دیں. تو دے ہیو ٹو یوز کوورسیو ڈپلومیٹک میتھڈس ٹو امپوز ہیومن رائٹس, مطلب ہیومن رائٹس ویلیوز کا ڈیگریڈیشن روکنے کے لیے دے شوڈ یوز. اب یہ بات دیکھنا ہے کہ دوسرے جو ملک ہے اس علاقے میں جو افغانستان کو مدد کر سکتے ہیں, مثلا چائنا اور رشیا, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہیومن رائٹس. تو اگر چائنا کی طرف سے مزید پیسے, انویسٹمنٹس, آلٹرنیٹیو سپورٹ ملتے رہی طالبان کو, پاکستان سے بھی سپورٹ مل رہی ہے, اگر رشیا سے بھی سپورٹ ملنے لگی, اور وہ ایران کے ساتھ کسی قسم سے ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لیتے ہیں میوچول, تو دے مائٹ کنٹینیو دیئر ہیومن رائٹس وائلیشنس, اور امریکہ کے پریشر کو وہ برداشت کرنے کی کوشش کریں گے. $10-15 بلین چائنا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کئی بار ہم نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ اپنی امیج کو ری بلڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا حملے کر کے اور اس کو اپنی بہادری کی طرح سے تمغہ لگا کر اپنے کو پھر سے زندہ کر لیتے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی سمبھاونا آپ کو نہیں دکھتی ہے کہ بائیڈن اس نیچے چلے گئے ہیں تو اس کا استعمال اس طرح سے کریں؟ دیکھیے, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ جب جنگ جیتتے ہیں وہ انوینسیبل ہو جاتے تھے ایٹ ہوم. لیکن جب سے جارج ایچ بش نے عراق کی جنگ جیتی, پھر الیکشن ہارا ویری کوئکلی اور ون ٹرم پریزیڈنٹ بن گئے. آپ دیکھیں بائیڈن نے جو کوئی عراق سے ودرا کیا, کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے آئیسس کو ختم کر دیا, اور پھر افغانستان سے بھی ودرال کے پروسیس شروع کر دیے, لیکن وہ بھی ون ٹرم پریزیڈنٹ رہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو امریکہ کے جو ڈومیسٹک مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, خاص طور سے سوشل ہارمنی, ریسزم, اور جو کلچر وارز امریکہ میں چل رہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. ابھی سینسس آیا ہے امریکہ کا 2021 کا, اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو وائٹ پاپولیشن بہت ریپڈلی شرنک ہو رہا ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ مطلب وہ جو وائٹ پینک جو ہے, وائٹ فیئر ہے, جس کی وجہ سے وائٹ نیشنلزم بڑھ رہا ہے اور ٹینشنز آ رہے ہیں ملک میں, وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا, اور وہ بڑھتے جائے گا جیسے جیسے ہم الیکشن کے قریب آتے گئے. تو اور کنٹری بہت پولرائزڈ ہو گیا ہے ہر مسائل پر. مطلب میں نے تھوڑی بہت بائیڈن کی کیا تنقید کی, مجھے ڈیموکریٹس اور دوسرے پروفیسرز مطلب بہت ہی ان ایجوکیٹڈ زبان میں کرٹیسائز کرنے کی کوشش میں, تو ایک قسم سے either you're with us or you're against us والی بات ہوگی. ڈیموکریسی میں تو ہر چیز, ہر ایشو کو
कई नुक्ते नज़र से देखना चाहिए, डिलिबरेट करना चाहिए ना। तो अमेरिका काफ़ी पोलराइज़्ड हो गया है, तो बाइडेन की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये फॉरेन पॉलिसी इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, और मेरे ख़्याल से वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो इनकी अटकी हुई है, सेनेट से पास नहीं हो रही है। पहले $3 ट्रिलियन था, फिर $2 ट्रिलियन हो गया, अब $1 ट्रिलियन हो गया। तो वो जो अटकी हुई है वो बिल, ही इज़ नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। तो अगर आप मेरे यूट्यूब के नीचे वीडियोस, मेरे शो पे जहाँ मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लियरली सिंपैथेटिक हैं टुवर्ड्स द रिपब्लिकन एजेंडा, वो आके साफ कह रहे हैं, देखो ये अफगानिस्तान की वजह से इलेक्शन पे असर नहीं होगा। ऑलरेडी डेमोक्रेट्स ने कुछ किया ही नहीं जब से वो इलेक्ट हुए हैं, उसके बेसिस पे ही वो हार जाएंगे मिड टर्म इलेक्शंस। देयर हैज नॉट बीन कोई ऐसी मेजर प्रोग्रेस हुई नहीं है। थोड़े बहुत जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे ट्रम्प के, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन्होंने रिवर्स कर दिए हैं, लेकिन लॉ के टर्म पर तो कोई मेजर बिल पास नहीं हो सक रही, सेनेट में वगैरह अटके हुए हैं। तो बाइडेन के डोमेस्टिक मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि ही कैनॉट पे अटेंशन। मतलब एक तो एक उनका मेरे ख्याल से 18 घंटे वाला दिन नहीं होगा, 6 घंटे वाला दिन होगा, गिवन हिज हेल्थ वगैरह। तो आई हैव अ फीलिंग कि जो डोमेस्टिक मसाइल इतने ज़्यादा है कि फॉरेन पॉलिसी में आप गलतियाँ देखते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ही कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इस तरह का ब्लंडर डोमेस्टिकली, क्योंकि अगर इस तरह का ब्लंडर डोमेस्टिकली हो जाएगा तो उनके लिए कई प्रॉब्लम खड़ा करेंगे। जब बिल क्लिंटन ने इलेक्शन जीता था जॉर्ज एच बुश को हराकर, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी, एक नई स्ट्रैटेजी यूज की थी जिसका नाम है सेंटरिंग कहते हैं। तो वो अपने आप को रिपब्लिकन से भी अलहदा और डेमोक्रेट से भी अलहदा कर दिए थे। तो ही वाज अ डेमोक्रेट रनिंग ऑन द डेमोक्रेटिक टिकट, लेकिन डेमोक्रेट्स के खिलाफ रन कर रहे थे ताकि उसको दोनों तरफ से वोट मिले, जैसा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ डेमोक्रेट्स को हराया, मैं कहता हूं कि 2016 में उन्होंने डेमोक्रेट्स को भी हराया, रिपब्लिकन्स को भी हराया, पॉलिटिकल साइंस को भी हरा दिया उन्होंने, कि सारे साइंटिस्ट भी गलत थे। तो बाइडेन के लिए ये मसले खड़े हो जाएंगे अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे वो फेल होने लगेंगे। तो दूसरे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स है वो सोचने लगेंगे कि भाई हमारे भी सीट्स खतरे में आ जाएंगी ना 222 वाले मिड टर्म इलेक्शन में। तो वो अपने आप को बाइडेन से डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे, तो ये अफगानिस्तान वाला मसला उनको मिल जाएगा। तो ये तो अभी पहला साल है, तब ये हाल हो रहा है बाइडेन का, तो कैसे निकलेंगे इस चक्रव्यूह से? उनके पास कोई रास्ता बचा भी है कि सारे दरवाजे बंद? मतलब इन द पास यूजुअली कोई इंटरनेशनल पंगा शुरू करके आप अटेंशन कर लेते थे, रैली बिहाइंड द फ्लैग, वो नहीं होने वाला है इनके साथ। वो किस का ईरान से जंग शुरू करेंगे, तो वो दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर। ही हैज टू गेट ए मेजर डोमेस्टिक विन, ये बहुत ज़्यादा है, और जितना देर होते जाएगी उतना प्रेशर उन पे भी पड़ते जाएगा कई चीज़ों पे। देखिए, जो अमेरिका की जो एक फेमस फिलोसोफर है एन रैंड, जिसने किताब लिखी थी ना कि सेल्फिशनेस इज अ वर्च्यू, तो यहाँ पे खुदगर्जी बहुत ज़्यादा है, एक अलग किस्म की खुदगर्जी है। तो फॉर एग्जांपल कमला हैरिस ये बात तो नोटिस करेंगी, उन्होंने बहुत तारीफें की बाइडेन की, फिर एक दिन के बाद ये सारा एक्सप्लोड किया, वो चुप बैठ गई हैं। देखें, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि वो देख रही हैं कि अगर बाइडेन का अगर स्टॉक नीचे जाता है तो her chances of running for president will not be a good idea. You don't want to run after a losing president, वो भी terrible, खासतौर से अगर वन टर्म प्रेसिडेंट हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उनके पर्सनल प्रॉस्पेक्ट्स भी मतलब रिस्क में आ जाते। तो ऐसी सूरत में हाल में खासतौर से डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियंस वो बहुत आसानी से पलट जाते हैं अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ। लेकिन कोशिश तो की जा रही है, हाउस में सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी है डेमोक्रेट्स की, लेकिन जो जो सेनेट है वो 50-50 है। अमेरिका का जो आर्किटेक्चर है गवर्नेंस का, उसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट इज नॉट लाइक अदर प्रेसिडेंट्स या हेड्स ऑफ स्टेट। अमेरिका का प्रेसिडेंट एक ग्लोरिफाइड फॉरेन मिनिस्टर है, यानी ही फॉरेन मिनिस्टर प्लस। तो डोमेस्टिक में वो पॉलिसी बना ही नहीं सकते जब तक कि कांग्रेस लॉ नहीं पास करती ना। ही कैन से मुझे ये चाहिए, तो फिर अगर उनकी पार्टी अगर मेजॉरिटी में है तो फिर वो पार्लियामेंट से जाएगा। पैसा तो कांग्रेस के हाथ में है, तो अगर आप उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नए रोड्स बनाऊंगा, पैसे कहाँ से आएंगे? कांग्रेस से आएंगे। तो आपको कांग्रेस में अगर मेजॉरिटी नहीं है तो आपकी बिल ही नहीं पास होगी, आपका बजट ही नहीं पास होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो डोमेस्टिकली बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है यूजुअली। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनकी करिश्मा हो, करिश्मेटिक हो, और वो बुली पल्पिट कहते हैं, यानी वो टेलीविजन का इस्तेमाल करके पब्लिक में
किसी पॉलिसी प्रेफरेंस के लिए इतना जोश और खरोश पैदा करे कि अपोजिशन पार्टी भी अपने हित के खिलाफ वोट कर दें ताकि वो इलेक्शन ना हारें। तो इस तरह से अमेरिका में डोमेस्टिक पॉलिसी बनती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है, पिछले जब से देख रहे हैं आप, जब से बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कोई डिबेट ही नहीं होता है, पार्लियामेंट्री डिबेट की जरूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि वो जो चाहे वो पास कर ले सकते हैं, वो बिकॉज दे हैव द सिग्निफिकेंट वोट्स ना। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में खुद इनके, आपको याद है जो ओबामा केयर जो कहते हैं मेडिकल हेल्थ, उसको रिवर्स करने की रिपब्लिकन्स कई कोशिश करे, लेकिन सेकंड में जॉन मैकेन का वो फेमस जेस्चर याद है, उन्होंने ट्रम्प की पॉलिसी को डुबा दिया था। वो तो रिपब्लिकन सेनेटर थे, उन्होंने बचा लिया ओबामा की पॉलिसी। तो यहाँ पे ऐसा पार्टी लाइन वोट नहीं होती। यू हैव टू, ओबामा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक एक रिपब्लिकन सेनेटर से नेगोशिएट करते हैं कि हमको वोट दें, हम आपको क्या चाहिए, इस तरह, खासतौर से सेनेटर्स के साथ, क्योंकि वो 50 ही होते हैं। और बाद वक्त एक छोटा सा ग्रुप ऑफ कांग्रेस के लोग, अगर जैसा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैं, वो ब्लॉक कर दे सकते हैं आपकी पॉलिसी। तो सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट इज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट प्रोसेस है। और बाज़ लोगों का कहना है कि अमेरिका, ताज्जुब करते हैं कि अमेरिका गवर्न कैसा हो रहा है इन स्पाइट ऑफ इट्स सिस्टम, विच एक ज़माने में इतना ज़बरदस्त था, अब इतना डिसफंक्शनल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुफ्तीवर। बहुत दिलचस्प आकार ले रही है अमेरिकी राजनीति, और बाइडेन जिस कदर फंसे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे ऐसा लगता नहीं। आपसे बातचीत करके मुझे लगता है कि उनके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है, अनलेस कोई बड़ी विन वो डोमेस्टिक लेवल पर हासिल न करें और उसके बल पर अपना आगे का सफर पूरा करें। लेकिन फिलहाल ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।